We are going to continue this topic with the periplast. पिछली क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ देखने की कोशिश की थी कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे हैव देयर सेलुलर इन्वेलप, और इसमें हमने कुछ लेयर्स डिस्कस की. साइटोप्लाज्मिक लेयर है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकन की थिन लेयर है, उसके बाद लिपिड बाई लेयर है और आउटर मेम्ब्रेन की फॉर्म में, जिसमें कुछ पोर्शन लिपोपोलीसेकेराइड का है, उसमें फिर पोरिन प्रोटीन्स हैं, उसके साथ साथ लिपोप्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. तो ये हमने डिस्कस किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पेरिप्लाज्म. अगर इसी पिक्चर में दोबारा देखते हैं तो यहाँ पे पेरिप्लाज्म जो लेबल हुआ हुआ है वो ये है, और दिस वन पेरिप्लाज्म. So you can say that this is the space between the cytoplasmic membrane and the outer membrane, periplasm. So what are the characteristics of the periplasm? So this is the region actually that is between the cytoplasmic membrane and the outer membrane. This is the gel-like structure, and all the secreted proteins which are being secreted by the bacteria, they are present in this periplasm. अब इन प्रोटीन्स में वो एंजाइम्स मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना है, और सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होकर न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन में अपना रोल प्ले करना है. या इसके अलावा वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं जो एक्सपोर्ट के लिए बने. सो एक्सपोर्ट प्रोटीन्स एज वेल एज द प्रोटीन्स विच may have their role, or the enzymes which may have their role in the nutrient degradation, all of them, they would be present into the periplasm. और पेरिप्लाज्म में आप समझ लें कि ये स्टोर होंगे, और उसके बाद जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी they would be excreted out through the outer membrane. So that's why this periplasm, that is actually a gel-like structure, because it may contain different proteins, different enzymes. कौन से enzymes? एक हमने example उसमें देखी है कि वो enzymes which may involve in the nutrient degradation, and they are required to transport out into the environment. इसके साथ साथ कुछ ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद हो सकते हैं पेरिप्लाज्म के अंदर जो कि सेल से बाहर सिक्रीट होते हैं पेप्टाइड्स की ब्रेकडाउन के लिए, टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन और द अमीनो एसिड पेप्टाइड्स. सो ऑल दिस पेरिप्लाज्म दैट विल बी फिल ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स कौन से? न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन वाले एंजाइम्स और पेप्टाइड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम, दे मे बी प्रेजेंट हियर. जब हमने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पढ़ी थी, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े थे, उसमें हमने एक सिस्टम पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ABC प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, या ABC ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है. सो वेयर एग्जैक्टली दैट ABC ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट? दिस ABC ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन द पेरिप्लाज्म. मैं अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, यहाँ पे पीछे स्लाइड्स में ये हमने जब पढ़ा था स्क्वेंजर प्रोटीन्स और ATP से ATP का यूजेज, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ABC ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये इन्वॉल्व होता है. और ये ABC ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे है? दिस इज प्रेजेंट इनटू द पेरिप्लाज्म स्पेस. सो इस हवाले से जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो पेरिप्लाज्म है, दैट में बी इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट मे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ important enzymes, different types of proteins, as well as transport system which may be required. That could be a gel-like structure. इसके साथ साथ कुछ और अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं इसी टॉपिक को, ओके, इसी टॉपिक को अगर मजीद हम सेल वॉल वाले टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं या आउटर मेम्ब्रेन को हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो हमने आउटर मेम्ब्रेन पिछली क्लास में स्टार्ट की, और हमने पढ़ा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है दिस इज मेड अप ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा. अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आपके जहन में आना चाहिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन का हमारे पास रोल्स, डिफरेंट रोल्स क्या हो सकते हैं, या ये जो पूरा एक सेलुलर इन्वेलप है, इसके बैक्टीरिया के साथ कोरिलेशन में डिफरेंट रोल्स इन द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, या इन द सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स. यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने एक और चैप्टर में भी पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 23 होगा हमारे पास, वो प्रेस्कॉट की बुक का. लेकिन यहाँ पे ये चूंकि बाय द वे ये आ गई है बात, तो मैं इसको यहाँ पे भी क्लियर करना जरूरी समझूंगा. दिस इज द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस दैट मे टारगेट द पेप्टिडोग्लाइकन.
एंटीबायोटिक्स से आप फेमिलियर हैं, आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम भी आते हैं, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, अमोक्सिसिलिन है, देयर आर लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स होती क्या है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। एंटीबायोटिक्स आर द components, antibiotics are the molecules, the compounds which are protein in nature, and these are produced by microorganisms, and they are against some other microorganisms, and you can say कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने एनिमीज या अपने कंपिटिटर्स को किल करने के लिए। अब एंटीबायोटिक्स हैं क्या? दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोटीन इन नेचर। एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स क्या हैं? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर आगे इसको देखते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स करती क्या है? ये जो जिन सेल्स के अंदर एंटर होती हैं उनको किल कैसे करते हैं? सो एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस हो सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जब वो किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होंगी तो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देंगी। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जब वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होंगी तो प्रोटीन ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देंगी, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होंगी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होंगी और पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को बनने नहीं देंगी। जब पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं बनेगी, खास तौर पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। दीज आर द डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं पेनिसिलिन के साथ। सो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। सबसे पहले ये डिस्कवर हुई 1928 में। पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन है, दिस इज the mode of action of penicillin is to target the peptidoglycan. Penicillin will enter into the cell and it would inhibit the peptidoglycan synthesis. अब जब पेनिसिलिन सेल के अंदर एंटर हो के पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी तो सेल वुड अल्टीमेटली डाई, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है वही नहीं बन रही ना ग्राम पॉजिटिव सेल्स के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि if the peptidoglycan synthesis is inhibited, the structural integrity that would be weakened. अब पेनिसिलिन जो है, सो पेनिसिलिन उन्हीं सेल्स पे इफेक्ट करेगी जिन सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनती है। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन कैन नॉट इफेक्ट ऑन यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। पेनिसिलिन कैन इफेक्ट ओनली बैक्टीरिया, खास तौर पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पेनिसिलिन, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या सवाल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पेनिसिलिन दैट इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट दिस इज लेस इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। व्हाई? सर उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर वो थिक नहीं ना होती, उसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सर ये बड़ा सिलेक्टिव होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है ना इसकी ग्राम नेगेटिव की, ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है सिलेक्टिव, और ग्राम पॉजिटिव में वो बिल्कुल परमिएबल होती है। जी सर, उसमें पोरिन प्रोटीन मतलब उसमें स्पेसिफिक चैनल्स भी होते हैं एंटर करने के लिए मॉलिक्यूल को, और वो परमिएबल नहीं होती, जबकि वो फुली परमिएबल होती है ग्राम पॉजिटिव की। सो आप लोगों के ख्याल के मुताबिक जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, they contain the outer membrane and outer membrane is not permeable, so that's why penicillin will not be entered into the gram negative cells and ultimately it cannot harm the gram negative cells. अब ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी सर, इस शायद थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, शायद सिर्फ यही रीजन हो, एंटर परमिएबल और नॉन परमिएबल का शायद ना हो। okay. अच्छा, मैं अपने सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, मुझे बताइएगा कि आप लोग कोई इसके साथ एग्री करता है कि नहीं करता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया they contain the outer membrane and outer membrane is not permeable. सर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो ग्राम पॉजिटिव में उसमें तो इतनी थिक होती है, लेकिन पास उसमें भी कर जाते हैं, तो ये आउटर मेम्ब्रेन की वजह से होता है मोस्टली। ओके, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ कि they contain the outer membrane and outer membrane is not permeable, so penicillin will not be entered into
द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर पेनिसिलिन एंटर नहीं होगी तो पेनिसिलिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर सकेगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। Okay, you agree with it? जी Yes, सर। definitely. This is the logic. कि the outer membrane is not permeable for the penicillin. This would not allow the penicillin to enter into the bacterial cell, or ultimately, if penicillin is unable to enter into the bacterial cell, it cannot inhibit the synthesis of the peptidoglycan. So that's why we just say that penicillin is active against the gram-positive bacteria, and this is very effective against the gram-positive bacteria. अब penicillin का mode of action क्या है कि it prevents the cross linking of the adjacent glycan chain. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि different glycan chain जो है adjacent glycan chain cross link करती हैं एक दूसरे के साथ। तो पेनिसिलिन पेप्टिडोग्लाइकन की ग्लाइकन चेन्स को क्रॉस लिंकिंग से इनहिबिट करेगी, जिसके रिजल्ट में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो बैक्टीरिया दैट वुड डाई। इसी तरह से पेनिसिलिन से सिमिलर मोड ऑफ एक्शन जो है वो है लाइसोजाइम का। Lysozyme is an enzyme which is present in different human secretions, for example, tears, saliva, and it also has ability to degrade and destroy the cellular wall. So lysozyme would also be effective against gram-positive bacteria. अब lysozyme का mode of action क्या है? It have ability to break the bond that links the alternative N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. यानी कि NAG और NAM के दरमियान जो bonds बनेंगे, lysozyme उनको break करता है. And ultimately, what it does, it destroys the structural integrity of the glycan chain. Or normally, I have told you, it may be present in different body fluids, tears or saliva, etc. में. Sometimes lysozyme को हम lab में use करते हैं whenever we are intended to remove the peptidoglycan layer. हम अपने bacterial cells को lysozyme के साथ treat करेंगे, they would destroy the peptidoglycan, और peptidoglycan की layer bacteria से separate हो जाएगी, so we can use it. उसके साथ साथ अब अगर हम आगे देखते हैं, हमने पढ़ा है कि जो पेनिसिलिन या लाइसोजाइम है, they are effective against the gram positive, but there are some other bacteria which do not have cellular wall. मिसाल के तौर पे mycoplasma, it does not have cellular wall. So ये ना तो पेनिसिलिन से इफेक्ट होगा, ना ये लाइसोजाइम से इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरा एक और भी सवाल है आप लोगों से कि हमने पीछे पढ़ा कि सेलुलर वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेलुलर वॉल जो है इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू बियर द हार्श कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड it protects from the osmotic pressure, etc., etc. But we know that mycoplasma, they do not have the cellular wall. Then how the mycoplasma will survive without the cell wall? What do you think? फिर में इसमें वो होगा ना, जिस तरह होम्योस्टैटिक कंडीशंस होती हैं और रेगुलेशंस के मैकेनिज्म्स होते हैं, अगर सेल वॉल प्रेजेंट ना हो, ताकि उसमें इतना ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सारी चीजें हो ही ना कि बस्ट हो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन। सर इसमें हाई लिपिड कंटेंट होता है शायद, इस वजह से। सर शायद उनकी मेम्ब्रेन ही इतनी एफिशिएंट होगी, फिर कुछ ऐसा हो। Anyone else? कुछ सही बात कर रहे हैं आप लोग, कोई और? सर इनका कैप्सूल थिक होता होगा। कैप्सूल तक बात नहीं जाएगी अभी। ओके जी, दिस इज द आंसर। द सेलुलर वॉल्स नहीं है, यहाँ पे बात आएगी सेलुलर मेम्ब्रेन्स की। माइकोप्लाज्मा की जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, इट हैज स्टिरोल्स, और ये स्टिरोल्स जो हैं ये रिजिड बनाते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से माइकोप्लाज्मा दे आर एबल टू बियर सम ऑस्मोटिक प्रेशर्स इस सेलुलर मेम्ब्रेन की रिजिडिटी की वजह से। और ये रिजिडिटी कैसे है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्टिरोल्स इन इट। So this was about the cellular wall and we have talked about it. और cellular wall में हमने देखा है कि दो टाइप्स की हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उनके रोल्स देखे हैं, उनके स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री देखने की कोशिश की है। The next topic that we are going to start is the capsules and the slime layers.
कैप्सूल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी जब हमने कैप्सूल स्टेनिंग पे बात की थी. So what is the capsule? This is actually a gel-like layer around the bacteria, and this is moist and glistening. Glistening से क्या मुराद है? What is glistening? Moist and glistening. What is that glistening? What do you think? भाई इंग्लिश का चमकदार? वर्ड है. गूगल तो नहीं किया? नहीं सर, मॉइस्ट से सर अंदाजा लगाया, स्लिपरी सा Oh, होगा और yes, चमकदार होगा. glistening, like shining. You are right. So capsules, they are gel-like layer and moist होते हैं, glistening से होते हैं, sticky type. So what is difference between capsule and slime layer? Capsule is actually the layer with a distinct shape. This is gelatinous layer, but with distinct shape. इसकी proper shape है. हमने देखा capsule staining में कि बैक्टीरिया के अराउंड एक hollow shape थी. दूसरी है स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर भी जेलेटिनेशियस है, लेकिन दिस इज इरेगुलर एंड डिफ्यूज्ड. इट डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट शेप. दिस इज इरेगुलर एंड डिफ्यूज्ड. अब जो कैप्सूल है इन और स्लाइम लेयर, इनकी कंपोजिशन वेरी करती है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी. मोस्ट ऑफ द कैप्सूल्स दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. And what is that glycocalyx? This is a polysaccharide. So you can say that the capsule and the slime layers, they are sugar shells. They are made up of polysaccharides. They are made up of the glycocalyx. लेकिन इन polysaccharides के साथ कुछ polypeptides भी attached होते हैं. There are some capsules which are made up of polypeptides. And polypeptides क्या हैं? यहाँ पे polypeptides की कुछ specialities हैं हमारे पास. And what are the specialities of these polypeptides? कुछ polypeptides इसमें ऐसे हैं in capsules में present होते हैं which are made up of only 1 or 2 amino acids. हम देखते हैं कि नेचर में हमारे पास जितनी प्रोटीन्स हैं they are made up of 20 amino acids. लेकिन जो इस स्लाइम लेयर कैप्सूल की कंपोजिशन में अमाइनो एसिड्स या रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन्वॉल्व होंगे, they are made up of only 1 or 2 amino acids, not variety of amino acids. Only 1 or 2 amino acids present होंगे, वही रिपीट हो के polypeptide chain बना देंगे. और this polypeptide chain that would form the capsule of the bacterial cell. एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचर में जो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं दे आर ऑल ऑफ एल फॉर्म. आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड्स या जो other chemical structures and they may be present in the D and L form, dextrorotatory and the levorotatory forms. So naturally amino acids they are present in the L form, but here in the capsules amino acids they are present in the D stereoisomeric form, and this is very rare form in the nature. Okay, तो ये भी हमारे पास एक यूनिक इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है. अब जो कैप्सूल्स और स्लाइम लेयर्स हैं इनका रोल क्या है? बिकॉज दे आर स्टिकी, दे आर मॉइस्ट इन नेचर, सो दे वुड अलाउ द बैक्टीरिया टू अडहेयर टू डिफरेंट प्लेसेस. बैक्टीरियल एडहेरेंस को इंप्रूव करेंगे. इसी वजह से इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि दे मे हैव देयर इफेक्ट ऑन द बायोफिल्म्स. बायोफिल्म्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बायोफिल्म्स में बैक्टीरिया अटैच करता है सरफेस के साथ, उसके साथ बाकी अदर बैक्टीरिया आते हैं, पूरी कम्युनिटी बनती है, फिर उसके अराउंड एक एक्सोपोलीसैकेराइड की लेयर बनती है. सो बायोफिल्म्स की अगर बात करते हैं तो उसमें कैप्सूल अटैचमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे. इसके साथ साथ डेंटल प्लेक्स, जो दांतों पे प्लेक्स बनते हैं, इसके लिए भी कैप्सूल्स एंड स्लाइम लेयर्स दे में प्ले द रोल. और इसकी एक बड़ी अच्छी हमारे पास एग्जांपल आ रही है सामने, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस. स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन दैट इज अ बैक्टीरिया that has ability to use the sucrose to synthesize the capsule. अभी हमने पढ़ा कि कैप्सूल एक पॉलीसैकेराइड है. सो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन सुक्रोज को यूज करेगा, कैप्सूल बनाएगा. कैप्सूल बनेगा तो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन क्या करेगा कि ये दांत टूथ की सरफेस के साथ अटैच कर लेगा अपने आप को. अब स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन दैट हैज बीन अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ द टूथ
दूसरे बैक्टीरिया आएंगे, वो इसके कैप्सूल के साथ अपने आप को अटैच करेंगे और एक पूरा डेंटल प्लैक, दांत के ऊपर एक पूरी येलो लेयर बनना शुरू हो जाएगी। और अल्टीमेटली क्या होगा कि दांत की या टूथ की सरफेस जो है वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से कहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सुक्रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू द कैप्सूल, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट दैट वुड बाइंड विद द टीथ, और उसके साथ दूसरे बैक्टीरिया आगे बाइंड करेंगे, बायोफिल्म बनेगी एंड द टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। और अल्टीमेटली इसको स्टार्ट किसने किया है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, ठीक है। तो दिस वाज अनदर रोल। उसके अलावा कुछ कैप्सूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि दे आर देयर टू थॉट द इनेट डिफेंस सिस्टम, ठीक है, थॉट। आपने एफएससी में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का। Streptococcus pneumoniae, that was a bacteria which was inoculated in mice, और माइस में दो किस्म के स्टेप्टोकोकस थे। स्टेप्टोकोकस एक एस फॉर्म थी, एस कॉलोनी, और एक थी आर फॉर्म कॉलोनीज, स्मूथ और रफ कॉलोनीज ऑफ स्टेप्टोकोकस निमोनी। रिमेंबर, याद है किसी को एक्सपेरिमेंट? यस सर। यस, एफएससी शायद चैप्टर नंबर 22 था, सेकंड ईयर में आता था वो। उसमें देखा था आपने कि वो बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल था या जिनके ऊपर लेयर कैप्सूल लेयर थी, दे वर एक्चुअली किलिंग द माइस, ऐसा था। और फिर वो कैप्सूल ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी थी आपने कि डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन हुई और कैप्सूल शायद स्मूथ कॉलोनी से रफ में या रफ से स्मूथ में, कुछ ऐसा था एक्सपेरिमेंट। तो sometimes this capsule of the bacteria that have ability to thwart the innate defense system, और नॉर्मली जो अनइनकैप्सुलेटेड यानी कि जिन बैक्टीरिया पे कैप्सूल नहीं हुआ करता, ह्यूमन इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर देता। सो इन सम केसेस अगर बैक्टीरिया पे कैप्सूल मौजूद है तो दिस वुड प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल। यू कैन से दैट Streptococcus pneumoniae, if this is encapsulated, this has capsule, it would not be destroyed by the human innate defense system. तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि कैप्सूल का यहाँ पे जो एक फंक्शन है वो innate immune system को थॉट करना यानी कि प्रिवेंट करना भी है कैप्सूल्स एंड स्लाइम वेव्स का। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, he or she may ask, कोई डिस्कस करना चाहता हो, किसी के दिन में कोई पॉइंट आ रहा हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो। सर बायोफिल्म्स वाला पॉइंट दोबारा बता दें। हाँ, वो सिर्फ उस पॉइंट में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कैप्सूल जो हैं दे प्रोवाइड द बिकॉज दे आर थिकी, दे आर स्टिकी, दे आर ग्लिसनिंग, दे आर मॉइस्ट, सो दे वुड help the bacteria to bind with the surface of some rock and something else, जिसकी वजह से बैक्टीरियल बायोफिल्म क्रिएट हो सकती है हमारे पास। और ये हमने चैप्टर नंबर 4 में बायोफिल्म्स को डिटेल से पढ़ना है, यहाँ वहाँ पे ये बात दोबारा आ जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है, दिस इज अबाउट द फिलामेंटस प्रोटीन्स एंड अपेंडेजेस। हमने पढ़ी सेलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर वॉल, कैप्सूल, स्लाइम। अब हम कुछ उन प्रोटीन्स की बात करने लगे हैं which are present in the bacteria in the form of the filaments. Most importantly, flagella. Flagella, they are present as a filament in the bacterial cell, and flagella, they are actually what they are doing. Flagellal cells, flagella that is involved in the movement of the bacterial cell. इसके अलावा कुछ और प्रोटीन अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो पिलाए, फिम्ब्रे, कुछ केसेस में सीलिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में फिलामेंटस प्रोटीन्स में हमारे पास आएंगे इस कैटेगरी में हमारे पास आएंगे फ्लैजेला, सीलिया, पिलाए, स्पेसिफिकली पिलाए एंड फ्लैजेला। अब अगर हम इसको थोड़ा सा वन बाय वन डिटेल के साथ देखें तो फ्लैजेला दैट इज अ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट इज extended through the bacterial cell। और flagella का रोल क्या है? We know that flagella they are involved in the movement of the bacterial cell। और मूव कैसे करते हैं? flagella they do spinning। जिस तरह शिप का प्रोपेलर स्पिन करता है,
फ्लैजिला बिल्कुल उसी तरह स्पिनिंग करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और जिसके रिजल्ट में बैक्टीरियल सेल जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। अब डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ पे आपके जहन में आना चाहिए कि फ्लैजिला अगर स्पिनिंग करते हैं या रोटेशन करते हैं, बैक्टीरियल सेल मूव करता है, तो फ्लैजिला को स्पिनिंग के लिए, रोटेशन के लिए एनर्जी भी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? सो फ्लैजिला यूज द एनर्जी फ्रॉम द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, दिस वन। और जस्ट लाइक फ्लैजिला की रोटेशन शिप के प्रोपेलर की तरह होती है, जिससे बैक्टीरियल सेल आगे या पीछे मूव कर सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात हम करेंगे कि बैक्टीरियल सेल की स्पीड कितनी है, मूवमेंट की कितनी स्पीड हो सकती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो 20 बॉडी लेंथ्स पर सेकंड मूव करता है। मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरियल सेल का हम साइज सपोज करेंगे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकंड में बैक्टीरिया 20 सेंटीमीटर मूव कर सकता है, और ये बहुत फास्ट स्पीड है। इसको अगर हम इंसान की स्पीड के साथ कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि अगर एक 6 फुट का इंसान है और अगर वो इसी रेशो से मूव करे तो 1 घंटे में 82 माइल्स उसको मूव करे तो बैक्टीरिया की स्पीड के जाके बराबर होगा। वैसे ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल स्पीड क्या है? नॉर्मल रोटेशंस पर मिनट। So now you can imagine how much energy that would be required in the form of the proton motive force. और proton motive force में हम definitely we would need the energy in the case of the for the rotation of the flagella, and flagella जो है वो 1000 rpm मूव करेगा। बैक्टीरिया 20 बॉडी पर 20 टाइम्स बॉडी लेंथ से मूव करता है। ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल वॉकिंग स्पीड हुआ करती है 6 किलोमीटर्स पर आवर, और वॉक जो है जब हम करते हैं तो वॉकिंग की बात करूँ तो अगर आप देखेंगे इंसान अगर 6 फीट का इंसान अगर 82 माइल्स पर आवर रनिंग करता है तो तब जाके ये स्पीड बैक्टीरिया की स्पीड के बराबर होती है। दिस इज वेरी वेरी फास्ट पेस, और इंसान इतनी तेज नहीं भाग सकता। ठीक है, तो ना ये सिर्फ आपके इमेजिन करने के लिए है। अब अगली बात ये है कि चूंकि फ्लैजिला है, ये विप लाइक मूवमेंट है, और ये मूवमेंट होती है लिक्विड मीडियम के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिक्विड मीडियम की विस्कोसिटी वो भी तो डिपेंड करती होगी। अगर बैक्टीरिया वाटर के अंदर है तो विस्कोसिटी वाटर की कम है, बैक्टीरिया की स्पीड डिफरेंट होगी। अगर बैक्टीरिया किसी और सोल्यूशन में है तो डेफिनेटली बैक्टीरियल स्पीड डिफर करेगी। इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल की इंटरनल विस्कोसिटी भी डिफरेंट होती है अगर हम उसको यूकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पे एक बड़ी कंपैरिजन की अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि बैक्टीरियल सेल चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी विस्कोसिटी को अगर वाटर कंसीडर किया जाए तो ह्यूमन सेल की विस्कोसिटी को मोलेसिस के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जा सकता है। ये व्हाट इज मोलेसिस? मोलेसिस सर शुगर जूस। सर शुगर केन का जो बाद में छाल रह जाता है ना, उससे कहते हैं, जो जब जूस निकाल लेते हैं गन्ने का, वो उसको बगास कहते हैं। हाँ, उसी के अंदर से मोलेसिस साइड निकलती हैं फिर। नहीं Okay, molasses is the leftover of the sugarcane industry basically. Whenever we crystallized out the sugar, ये sugary crystals हमारे पास घर में आती हैं, and the vitamins. This is thicker than the honey. हनी से ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी है। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल की विस्कोसिटी को वाटर के इक्विवेलेंट कंसीडर करें तो ह्यूमन सेल की विस्कोसिटी को मोलेसिस के इक्विवेलेंट कंसीडर करना होगा, बिकॉज ह्यूमन सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल दैट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म, दैट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स। सो इस वजह से इसकी विस्कोसिटी एनहांस होगी। तो ये सिर्फ एक वैसे ही एक रैंडम कंपैरिजन था। तो अभी तक जो हमने देखा है कि फ्लैजिला स्पिनिंग करता है, प्रोपेलर की तरह मूव करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स यूज करता है और बैक्टीरिया को मूव करवाता है। बैक्टीरिया की काफ़ी हाई स्पीड है, इसी फ्लैजिला की वजह से। इसके साथ हम देखते हैं कि फ्लैजिलर रोटेशन जो है दैट इज़ 100,000 यानी कि 1,00,000 रोटेशंस पर मिनट करता है, और दैट्स अबाउट इट। उसके बाद अगर हम फ्लैजिला वाले टॉपिक को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं
तो इस सवाल ये आता है कि क्या फ्लैजेला का रोल सिर्फ मूवमेंट में है, बैक्टीरियल ट्रांसपोर्टेशन में या बैक्टीरियल मूवमेंट में है? नहीं, फ्लैजेला दे हैव देयर रोल इन द डिजीज और द पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉजिंग रोल भी है कुछ फ्लैजेला का. फॉर एग्जांपल if we talk about some example, for example Helicobacter pylori. This is a bacteria which is very common in the stomach ulcers, that is present in the stomachs, and it causes the ulcers. This is a pathogenic bacteria. So you know that human stomach that may contain the protective layer, the mucus layer. और ये mucus layer है, mucus lining है basically, which protects the stomach from the gastric juices. अगर ये म्यूकस लेयर ना हो तो हमारा जो स्टमक के इटसेल्फ एपिथेलियल सेल्स हैं, they may be destroyed by the or they may be digested by the gastric juices. So अब होता क्या है कि किसी जगह पे due to our bad hygienic bad diet habits, sometimes that mucus layer, that viscous mucus layer, this may be disrupted or this may be weakened. जब ये वीक होती है तो फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसके अंदर पेनिट्रेट करता है. कैसे? बाय यूजिंग द फ्लैजेला. पेनिट्रेट करता है म्यूकस लेयर, म्यूकस लेयर से पेनिट्रेट करके इट वुड रीच टुवर्ड्स द एपिथेलियम सेल्स एंड इट वुड ग्रो देयर और फिर स्टमक अल्सर कॉज करता है. सो हम कह सकते हैं कि फ्लैजेला इट मस्ट हैव इट्स रोल इन द मूवमेंट एज वेल एज इन द पैथोजेनिसिटी ऑफ द बैक्टीरिया. अब फ्लैजेला के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. 1 इज द फिलामेंट, नंबर 2 इज द हुक एंड नंबर 3 इज द बेसल बॉडी. आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ. हियर इफ यू लुक हियर, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द हुक and this one is the basal body. There are 3 basic parts of the flagella. जो filament है ये thread like है. It is made up of flagellin protein. This is thread like. जो basal body है that anchors the flagella into the bacterial cellular envelope. अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके डिफरेंट पोर्शन हैं, पार्ट्स हैं. अगर ये पार्ट है तो ये सेलुलर या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में है. ये एक रॉड शेप पार्ट है, ये पेरिप्लाज्म में मौजूद होता है. फिर पेप्टिडोग्लाइकन में एक डिस्क है, फिर आउटर मेम्ब्रेन में. तो ऑल ऑफ दिस इज द बेसल बॉडी. और आप देखें इसने फ्लैजेला को बड़ी मजबूती के साथ सेल एनवेलप में एंकर किया हुआ है. अब पीछे रह जाती है हुक. सो हुक इज देयर टू कनेक्ट द filament with the basal body, and filament that is extended into the exterior environment, hook that is actually connecting the filament with the basal body, and basal body that is anchoring the flagellum into the cell wall and the cell envelope. And you know that on the basis of the flagella and the flagellar arrangement, we can categorize the bacterial cells into different classes: atrichous, peritrichous, monotrichous, lophotrichous, amphitrichous. You are familiar with it. So here this is a diagram, this is an image. Can you please let me know कि ये कौन सी टाइप का बैक्टीरिया है? ये atrichous है, monotrichous है, amphitrichous है? Amphitrichous. Peritrichous. Amphitrichous, peritrichous. Anyone else?